हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि कैसे हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं स्क्रीनर वेबसाइट की हेल्प से। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो थोड़ा सा उससे मिलता जुलता रहने वाला है। बेसिकली आज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि हम फाइनेंशियल रेशियोज को किस तरीके से मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो नॉर्मल हम फंडामेंटल जब एनालिसिस करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें सबसे पहले ये आता है कि किसी भी कंपनी की सेल्स क्या है, उसके एक्सपेंसेस क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, और वो सब चीजें आ जाती है। बेसिकली उसने कंपनी के बिजनेस कितना किया। अगर कोई भी कंपनी है उसकी सेल्स अच्छी हो रही है, उसका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, दैट डजंट मीन कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। फंडामेंटली स्ट्रांग अगर किसी कंपनी को हमें कहना है तो उसके लिए हमें उसके फाइनेंशियल रेशियोज देखने बहुत इंपॉर्टेंट कि किसी कंपनी पर डेट कितना है, डेट के मुकाबले जो भी उसका प्रॉफिट आ रहा है वो कितना अच्छा है, कोई कंपनी अपने डेट को चुकाने के लायक है भी कि नहीं है। तो ये जो सारी चीजें पता चलती है ये हमें फाइनेंशियल रेशियो से पता चलती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो फाइनेंशियल रेशियो से रिलेटेड है कि मार्केट में अब वैसे तो देखें तो बहुत तरीके के फाइनेंशियल रेशियोज आते हैं, लेकिन हमें वो टॉप 3 या 4 या 5 कौन से फाइनेंशियल रेशियो देखने हैं, वो किस तरीके से देखना है और उनसे हम क्या आइडिया लें, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला। आप 4 5 या 6 मिनट का वीडियो होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो फिर वही चीजें आपके माइंड में उतने अच्छे तरीके से आएंगी नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले टाइम में आपको इसी तरीके की मार्केट की नॉलेज है वो विदाउट एनी कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का फाइनेंशियल रेशियोज। तो फाइनेंशियल रेशियोज में स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तो जो सबसे पहला हमारा रेशियो आता है वो आता है क्विक रेशियो। ठीक है, अब क्विक रेशियो क्या है हम समझ लेते हैं। क्विक रेशियो, द क्विक रेशियो इन शॉर्ट हेल्प यू ट्रैक 90 डे लिक्विडिटी। ठीक है, 90 डे लिक्विडिटी, 90 डेज क्या हो गए हमारे, सीधा सा अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए। It indicates a company's ability to pay its current liabilities without needing to sell inventory or borrow cash। तो ये क्या इंडिकेट करती है, वो एबिलिटी पे करती है कि करंट कंपनी की क्या लाइबिलिटी है विदाउट नीडिंग टू सेल इन्वेंट्री और बोरो कैश। इन अदर वर्ड्स इट मेजर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन। यानी कि अगर किसी कंपनी को कुछ भी डेट देना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं करता हूं, एक एबीसी कंपनी है, ठीक है, उनको आने वाले 90 दिनों में, ठीक है, 90 डेज में मान लीजिए उनको करना है, ठीक है, 100 करोड़ रुपीज पे करना है। तो 100 रुपीज, जो 100 करोड़ रुपीज पे करने के लिए विदाउट नीडिंग टू सेल इन्वेंट्री और बोरो कैश, कोई भी इन्वेंट्री लिए बिना, बेचे बिना और कहीं से कैश लिए बिना उनको क्या करना है, 100 करोड़ पे करना है। और ये पे कर सकती कि नहीं कर सकती, वही चीज हमारा आ जाएगा क्विक रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है क्विक रेशियो निकालने का, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटीज से। तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्विक रेशियो होगा वो बनकर रेडी हो जाएगा, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आने वाले 90 दिनों में ये कंपनी अपनी लाइबिलिटी को पे कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो जो क्विक रेशियो होता है ये बेसिकली ये 90 डेज का होता है। तो 90 डेज मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे को अगर किसी कंपनी में फॉर एग्जांपल के लिए 1 साल रहना है, 1.5 साल रहना है, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहां पे जो 90 डे की लिक्विडिटी होगी ना उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। ठीक है, हालांकि रेशियो है हमें देखना चाहिए, लेकिन हमें उतना ज्यादा भी इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो मेन चीज आ जाती है, जो हमारा सेकंड रेशियो, वो आ जाता है हमारा करंट रेशियो। ठीक है, ये करंट रेशियो ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमें मार्केट में जब भी हम कुछ भी देखेंगे तो हमें ये देखना है, क्विक करंट रेशियो देखना है। क्विक रेशियो में नहीं देखें तो भी चल जाएगा, लेकिन करंट रेशियो में जरूर से देखना है। द करंट रेशियो इज कंपनीज एबिलिटी टू पे ऑफ करंट लायबिलिटी दोज ड्यू विद इन 12 मंथ। इट इज विद इट टोटल करंट एसेट्स and inventories, where the quick ratio measures 90-day liquidity, the current ratio assess 12 month liquidity। तो जो हमारा क्विक रेशियो था वो कितना कर रहा था, वो 90 दिन की लिक्विडिटी देख रहा था। लेकिन ये हमारा जो करंट रेशियो है वो 1 साल की हमारी जो लिक्विडिटी है उसको चेक करता है। तो मेरे लिए इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर आ जाती है। ठीक है, द करंट रेशियो फॉर्मूला इज अ कंपनीज करंट एसेट्स डिवाइड बाय इट्स करंट लायबिलिटीज। सिंपल है, कंपनी के जो करंट एसेट्स है उनको डिवाइड करेंगे हम करंट लायबिलिटी से, तो हमारा करंट रेशियो वो आ जाएगा। A current ratio of 1.5 to 3 is considered a good ratio.
Thus this figure does along doesn't tell the entire story। तो हमारा क्या होना चाहिए कि किसी भी कंपनी में अगर हम चेक कर रहे हैं तो वो हमारा 1.5 से लेके 3 के बीच होना चाहिए। अगर 1.5 से 3 के बीच में है तो हमारा जो करंट रेशियो है वो अच्छा है, अगर 1.5 से कम है तो वो खराब है, अगर 3 से ऊपर है तो हम उसको एज ए गुड ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में अगर मेरे को चाहे 6 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे जो मेरा जो सिंपल ये चीज है, इस चीज को मैं मेजर करूंगा, जो मेरा करंट रेशियो है उसको मैं जरूर से देखूंगा। फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रेशियो आ जाता है वो आ जाता है हमारा डेट रेशियो। ठीक है, डेट रेशियो को देख लेते हैं। To analyze the proportion of debt a company carries, you divide the total debt by total assets। कि एक कंपनी में जो भी उनके पास एसेट्स है वो डेट से हैं या कैसे हैं उस चीज के लिए। A debt ratio greater than one mean a large number of companies assets are funded by debt। यानी कि अगर किसी कंपनी का जो रेशियो है, डेट रेशियो, वो 1 से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन क्या हो रहा है कि उस कंपनी में जो एसेट्स है वो किससे हैं, फंडेड बाय डेट, डेट से है। दिस कुड इंडिकेट ए ग्रेटर रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट स्पेशली इफ इंटरेस्ट रेट्स आर हाई। तो मान लीजिए अगर किसी कंपनी में आपने उसका क्विक रेशियो देखा और वो आपको 1 से अबव दिख रहा है, दैट मीन क्या है, सीधा सा मतलब तो उसका ये हो गया ना कि कंपनी ने जितने भी एसेट्स है वो किससे फंडेड है, डेट से है, यानी कि लोन से है, यानी कि कर्जा है, यानी कि वो कंपनी को चुकाना तो पड़ेगा। चुकाने के लिए मान लीजिए अगर वहां पे क्या आ रहता है, ग्रेटर रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट स्पेशली इफ इंटरेस्ट रेट राइज। अगर इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गए तो क्या होगा, कंपनी पे डिफॉल्ट होने का रिस्क आ जाएगा ना। अगर कंपनी पे डिफॉल्ट होने का रिस्क आ रहा है, दैट मीन क्या हो रहा है कि कंपनी पे कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डेट रेशियो निकालने का फॉर्मूला है टोटल डेट को आप डिवाइड कर दो टोटल एसेट से। जितना कंपनी पर डेट है उसको आप डिवाइड कर दो उसके एसेट से। तो जी हमें डेट कैसे पता चलेगा कंपनी का, तो जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करेंगे। इस वीडियो में क्या है, सारा थ्योरी है, हम चीजों को समझ रहे हैं कि कौन सा रेशियो क्या कहलाता है, उसका क्या मतलब होता है और निकालते कैसे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उस पार्ट में हम क्या करेंगे, इन सबको समराइज करेंगे। हम अलग अलग कंपनीज में जाएंगे, वहां पे हम उनका डेट देखेंगे, एसेट्स देखेंगे, किस तरीके से डिवाइड करना है, क्या रेशियो आ रहा है, वो सब चीजें हमें क्या करें, प्रैक्टिकल करेंगे। तो जिससे क्या होगा, हमें सीखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट रेशियो आ जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, द डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर ए कंपनीज लेवरेज और कैपेसिटी टू repay इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अब पिछले में हमें ये पता चल रहा था कि कंपनी के जो एसेट्स है वो डेट से ज्यादा है या विदाउट डेट के हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, कंपनी की एबिलिटी क्या है कि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को रीपे कर सकती है। टू से इन अनदर वे, द रेशियो इंडिकेट ए कंपनीज रिलायंस ऑन डेट रेदर देन इक्विटी टू फाइनेंस एसेट्स। ठीक है, देखिए कोई भी कंपनी है, उसने अगर अपने आप को फाइनेंस करना है, अगर उसको पैसा चाहिए तो दो तरीकों से कर सकती है, वो डेट से कर सकती है और या फिर इक्विटी से कर सकती है। तो हमें पता चलेगा कि कंपनी ने डेट ज्यादा लिया है या फिर कंपनी ने इक्विटी में ज्यादा पैसा डाला है। A high debt to equity ratio means the company has excessive debt and may be unable to repay those debts। कि कंपनी पे जो डेट है वो हद से ज्यादा है, तो हो सकता है शायद ये कंपनी अपने डेट को ना चुका पाए। As the name indicates, the ratio is calculated by dividing total debt by equity। तो टोटल डेट बाय टोटल इक्विटी, इससे क्या हो जाएगा, हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो आ जाएगा। अब ये क्या होगा, जितना ज्यादा हाई यहाँ पे लिख रहा है ना, ए हाई डेट टू इक्विटी रेशियो मीन द कंपनी हैज एक्सेसिव डेट एंड अनेबल टू रिपे। यानी कि जितना ज्यादा रेशियो आएगा उतना खराब है और जितना कम आएगा उतना ज्यादा अच्छा है। तो बेसिकली जब हम ये रेशियो निकालेंगे तो ये आपका अराउंड 0.10 0.20, यानी कि जितना कम हो हम उतना ज्यादा कंसीडर करेंगे। ठीक है, वो वेरी करेगा स्टॉक टू स्टॉक है ना, उस हिसाब से जब हमारा आएगा हम देख लेंगे। उसके बाद में जी हमारा एक ये आता है आपका पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है। अगर आपने रेशियो सीख लिया ना, तो आप किसी भी स्टॉक को आप बाई कर सकते हो एकदम लोअर रेट पे और किसी भी स्टॉक को आपको सेल कर सकते हो एकदम हायर रेट पे। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या चीज है, द प्राइस अर्निंग रेशियो प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट इनटू द कंपनी स्टॉक वैल्यूएशन। The P ratio measure a company's share price with its earning per share
इंडिकेटिंग वेदर द स्टॉक इज चीप और एक्सपेंसिव रिलेटिव टू इट्स अर्निंग। कि जी हमारी जो किसी भी कंपनी की जो अर्निंग हो रही है, अर्निंग के मुकाबले जो स्टॉक का प्राइस है वो चीप है या एक्सपेंसिव है। अब मान लीजिए इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक एबीसी कंपनी है, ठीक है, उसका स्टॉक है वो 1,000 रुपए का है, और वो क्या कर रही है, वो साल का 10 करोड़ कमा रही है। ठीक है, एक और कंपनी है XYZ, वो स्टॉक का प्राइस क्या है, वो स्टॉक का प्राइस है जी 5,000 रुपए। ठीक है, और वो क्या कंपनी कर रही है, वो भी 10 करोड़ कमा रही है। तो अब आप कौन सा स्टॉक लेना प्रेफर करोगे? 10 करोड़ ये भी कमा रही है, 10 करोड़ ये भी कमा रही है, इसका भाव क्या आ रहा है, 1,000 रुपए आ रहा है, इसका 5,000 रुपए आ रहा है। तो ये होगा ना कि भाई साहब 5,000 रुपए के आपका स्टॉक है, लेकिन आप कमा तो साल का 10 करोड़ रहे हो। और ये क्या कर रही है, ये भी 1,000 की है, लेकिन ये कितना कमा रही है, ये भी 10 करोड़ कमा रही है। तो कंपैरेटिवली चीप कौन सा होगा मेरे लिए? अर्निंग के हिसाब से तो यही चीप है ना, कि भाई साहब आपका रेट है वो एकदम जायज है, बहुत कम रेट है, लेकिन आपकी जो अर्निंग है वो उस कंपनी के बराबर की आ रही है। तो इस कंपनी का क्या होगा, इस कंपनी का पी कम होगा। तो हमें क्या चूज करना है, ऐसी कंपनी जो अपनी अर्निंग के कंपैरेटिवली या अर्निंग के रिलेटिवली वो एक्सपेंसिव है या चीप है। अगर हमें ये पता चल गया कि कोई कंपनी अभी चीप है, कोई कंपनी का जो भाव है वो अभी सस्ता है, और किसी कंपनी का भाव अभी महंगा है, अगर ये चीज हमें पता चल गई तो जी हमें तो बहुत कुछ चीजों का नॉलेज हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि कब किस स्टॉक पर पैसा लगाना है और कब किस स्टॉक पर पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, ए हायर पी रेशियो मीन ए हायर स्टॉक प्राइस, जितना ज्यादा उसका हाई होता जाएगा, पी रेशियो जितना ज्यादा हाई आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्टॉक है वो एक्सपेंसिव होएगा। टू अंडरस्टैंड ए कंपनी स्टॉक वैल्यूएशन, डिवाइड द स्टॉक प्राइस बाय द अर्निंग पर शेयर। क्या करेंगे, हम स्टॉक का प्राइस है उसको डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर क्या है, ये भी एक अलग तरीका का रेशियो है। अर्निंग पर रेशियो आता है कि अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर की कंपनी है, बेसिकली एक स्टॉक पर एक शेयर पर कंपनी को कितने रुपए मिल रहे हैं, वो अर्निंग पर शेयर हो जाता है। ठीक है, EPS, earning per share, is a financial ratio which divides net earning available to common shareholder by the average outstanding share over a certain period of the time. The earning per share formula indicate a company's ability to produce net profit for common shareholders, यानी कि कॉमन शेयर होल्डर के लिए वो कितनी तरीके से, कितनी अच्छे तरीके से क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है प्रॉफिट्स को। दिस गाइड ब्रेक डाउन द अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स, इसको हम डिवाइड करेंगे एंड ऑफ पीरियड के शेयर आउटस्टैंडिंग जितने भी है उससे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ईपीएस आ जाएगा। और जब हमारा ईपीएस आ जाता है तो ईपीएस से हम क्या करेंगे, जो स्टॉक प्राइस होगा उसको ईपीएस से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पीई रेशियो आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये लगभग 4-5 ऐसे हमारी जो फाइनेंशियल रेशियोज है इनको देखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इन सब रेशियोज को लेके हम अलग अलग स्टॉक्स में ट्राई करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन से स्टॉक में हमको पैसा लगाना चाहिए और कौन से स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो इस वीडियो के कमेंट में आप वो शेयर का नाम डाल दीजिए कि ये शेयर हैं जिनमें आप चाहते हैं कि मैं उसका फाइनेंशियल रेशियोज के हिसाब से आपको बता पाऊं कि ये स्टॉक किस तरीके का है। तो आप कमेंट कीजिए अपना कोई भी स्टॉक, और मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि मैं उन्हीं स्टॉक पर जो प्रैक्टिस है वो आपकी करवाऊं, जिससे क्या है कि आप उसको अच्छे तरीके से सीख पाए। बाकी हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में हमारी जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो आती है वो आपके पास आती रहे। हमारे इस वीडियो पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर मार्केट की बेसिक चीजें सीखने को मिलेंगी। धीरे धीरे हम अभी बेसिक से स्टार्ट किए, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, आफ्टर दैट हम टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे, एंड आफ्टर दैट हम जो भी मार्केट की ऑप्शन से रिलेटेड जो भी चीजें तो वो सब चीजें हम डिस्कस यहाँ पे करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव ए गुड डे।